तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं बिपिन चंद्रा सीरीज की। इसमें चैप्टर 30 देख रहे हैं। द चैप्टर नेम ऑफ चैप्टर इज द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिशर्स का जो एम था वो चाहे 15th सेंचुरी से या 16th सेंचुरी से जो भी उनके ट्रेड मोटिव्स थे वो धीरे धीरे टेरिटोरियल मोटिव्स में कन्वर्ट होते गए, यानी ट्रेड का कन्वर्जन टेरिटोरियल एक्सपेंशन में हुआ गया। उसके लिए उनके दो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक टूल था वार का और दूसरा था ट्रीटी का या फिर डिप्लोमेसी का। तो वार के अंतर्गत वो वार करते थे, चाहे वो अपने राइवल पावर के साथ हो, फ्रेंच के साथ या और भी जो राइवल पावर इंडिया में आ रही थी, पोर्चुगीज, और सबको धीरे धीरे एलिनिएट करना, दूर भगाना। और दूसरा डिप्लोमेसी के थ्रू कई सारी पॉलिसीज, चाहे वो सब्सिडरी अलायंस हो, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, या फिर प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, जैसे अवध को अंदर किया गया था। तो ये सब हम देखे थे। अब हम चूंकि बात कर रहे थे वेरी एक्सटेंसिव बात करेंगे हम लोग। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डेवलपमेंटल ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। तो इसमें अभी जो हम बात करेंगे इस दौर की बात करेंगे 80s से लेकर के जो 1914 तक का दशक होता है। क्योंकि आपको पता है 1914 के बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो जाता है, तो फिर से एक बार पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आता है। तो इसलिए हमें अभी यहीं तक फोकस रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि 1914 के बाद प्री नेहरूवन एरा, फिर एक बार ऐसा आता है कि नेहरू की आइडियोलॉजी और नेहरू का पूरा इंटरनेशनल आउटलुक है जो, और बाद में इंडिपेंडेंस के बाद जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स है, दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट बिफोर इंडिपेंडेंस भारत की नेशनल पॉलिसीज कैसे थी। तो ये चीजें चलती रहती हैं। अब आप देखो ये जो दौर है, ये वाला दौर, दिस पीरियड में 1880 से लेकर के 1914 के बीच में जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इसको समझने की जरूरत है। पहला डेवलपमेंट इस दौरान ये होता है, जिसको इतिहासकार हूं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, और इस बुक में भी दिया गया है, और 390 पेज के आसपास ये बात लिखी गई है इसमें। तो इसमें आपको समझने की ये जरूरत है कि पहली बार पूरे इंडिया के ही लोग नहीं, जितने भी कॉलोनियल कंट्री हैं, क्या हैं, कॉलोनियल कंट्रीज हैं, ठीक है, चाहे वो अफ्रीका में हो या वो एशिया में हो। अब इनके नेम गिनाने लगेंगे तो बहुत सारे नेम हो जाएंगे। अफ्रीका में जैसे एग्जांपल, मोनूमेंटल एग्जांपल इजिप्ट का होता है, ठीक है, इथियोपिया जैसी कंट्रीज हैं छोटी छोटी ना, बहुत सारे देश हैं। और एशिया में आपको बताना ही नहीं है कि बर्मा है, ठीक है, और अफगानिस्तान जैसा देश है, अपना इंडिया है ही, ठीक है। हालांकि बर्मा और इंडिया बहुत समय तक एक ही था, जब इसको बाद में अलग किया गया। ये सारी चीजें हैं। तो ये पूरा का पूरा कंसर्न है। पहली बार क्या होता है, व्हाट बिपिन चंद्र राइट्स, कि पहली बार सपोर्ट और सिंपैथी की फीलिंग लोगों के अंदर आने लगती है। काहे की सपोर्ट एंड सिंपैथी की फीलिंग। आप देखो जब गांधी जी इसी दौर में तो अफ्रीका में होते हैं ना, अफ्रीका में तो भारत के लोग चंदा भेजते हैं, डोनेशन भेजते हैं। नॉट रिटन इन द बुक, बट हम लोग पढ़े हैं इसको, तो हमें वो लॉजिक भी देखना चाहिए। इवन कई सारे लोग गांधी जी के साथ जाते हैं, फंड यहाँ से जीआईडी टाटा पैसा भेजते हैं गांधी जी के लिए। तो केयरिंग करने की फीलिंग आ रही थी कि हाँ यार, हम कोई युद्ध लड़ रहे हैं, हमें केयर करना है, यानी सपोर्ट एंड सिंपैथी की फीलिंग। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस टाइम हुआ है कि यार जो भी कॉलोनियल कंट्रीज हैं, इनके क्या है, सिमिलर इंटरेस्ट हैं। क्या है, सिमिलर इंटरेस्ट। हमें क्या है, हमारे मकसद क्या है, सिमिलर इंटरेस्ट के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, सिमिलर इंटरेस्ट है हमारा। तो ये हमें जानने की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट इस दौरान होता है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, और जो दूसरा डेवलपमेंट है इसी पीरियड में, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सपोर्ट एंड सिंपैथी, दीज आर द टू टर्म्स फॉर। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे कर लो 3S। 3S मीन्स सपोर्ट, सिंपैथी फॉर सिमिलर कॉज। क्या है, 3S। सपोर्ट हमें उनका चेक करना है, किसका करना है सपोर्ट, जो सेम सिमिलर कॉज के लिए लड़ रहे हैं। सिमिलर कॉज क्या है, इमेंसिपेशन। क्या एक टर्म होता है, हमने देखा था, इमेंसिपेशन, जो बॉन्डेज है कॉलोनियल का, इंपीरियलिज्म फोर्स का, उससे बॉन्ड हो जाना, उससे लिबरेट हो जाना, उससे आजाद हो जाना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलता रहता है। लेकिन जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है
कि कॉन्शियसनेस ऑफ पैन एशियन फीलिंग, क्या पैन एशियन फीलिंग, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस टाइम फ्रेम में जिसकी हम बात करते हैं ये निकल कर सामने आता है। अब इसके पीछे का लॉजिक आप समझो कि पहली बार, अब आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो या जो लोग यूजी में या पीजी में हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एज अ डिसिप्लिन, तो उनको कई सारी विचारधाराएं पढ़ाई जाती हैं कि एक ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। ओरिएंटल का मतलब जो हम लोग हैं, मतलब अभी जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, चाहे वो चाइनीज सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इंडियन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो जापानीज सिविलाइजेशन हो, तो इसको हमेशा कॉलोनियल वर्ल्ड में बहुत ही डिमीन करके देखा गया, मीन तरीके से देखा गया कि जो ओरिएंटलिस्ट हैं इनके अंदर है। इवन ज्योग्राफी में भी क्रिटिसाइज किया गया। ज्योग्राफी में आपको पता है ना, बड़े बड़े ज्योग्राफर्स कहते हैं वो लोग तो उनको खाने की तमीज नहीं है, उनके पास कोई सिविलाइजेशन नहीं है। लॉर्ड मैकाले का मिनट आपको पता ही होगा ना, मैकाले कहता है कि जो ईस्टर्न की सिविलाइजेशन है वहाँ की जो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है और हमारे ब्रिटेन की केवल एक किताब बराबर है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन पहली बार क्या होता है, पैन एशियन फीलिंग, पैन एशियन कॉन्शियसनेस निकल कर आता है। और उसके दो तीन कारण हैं कि राइज ऑफ जापान, क्या है ये आप याद रखना, राइज ऑफ जापान। अभी जापान ने सबका मिथ तोड़ के रख दिया है। अभी तक था कि इंडस्ट्रियल हब बनकर के जापान निकल कर आता है सबके सामने, क्या इंडस्ट्रियल हब के रूप में जापान इमर्जेस एज इट्स अ मोनुमेंटल एपिक एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड की एशिया का भी छोटा सा देश है जो जिसके सामने इतनी संसाधन की क्राइसिस है, बावजूद उसका जापान का जो एग्जांपल है ये एशियन फीलिंग को इमर्ज करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा, जापान के कारण ये भी है कि 1904 और 5 के दशक में टाइम में आप देखते हो जापान जैसे छोटे देश ने जारिस्ट अंपायर को हरा दिया था। जार क्या होता था, रसिया का बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, किंगडम हुआ करता था। तो छोटे से देश ने रसिया को हरा दिया। ठीक है, तो ये आप जानो, ये जापान का एग्जांपल एशियन फीलिंग में, एशियन कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा एग्जांपल माना जाता है। तो ये हो गया। दूसरा, ऐसे भी बोल सकते हो कि आप देखो जब 1885 के बाद वर्मा का एनेक्सेशन किया जाता है ना, क्या है दूसरा एग्जांपल, क्या है अटैक, इसको हम पीछे भी देख चुके हैं, अटैक एंड एनेक्सेशन ऑफ वर्मा। ठीक है, वर्मा को अटैक किया जाता है, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज जो इंटरफेरेंस की है वर्मा में, तो फिर से एशिया के जो शेर है, लायंस ऑफ एशिया आवे, ठीक है, वो जागते हैं। और इनमें मोटिव क्या है, ब्रिटेन का मोटिव है कि वर्मा के थ्रू चाइना में हम क्या करें, अपना ट्रेड लिंक्स बनाएं कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए। वर्मा बीच में पड़ता है तो चाइना के लिए हमें आसानी पड़ जाएगी। ये दो एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल जो आप दे सकते हो वो है चाइना में इंटरफेरेंस। उस समय चाइना भी एशिया की एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, एशियन पावर हुआ करती थी। हालांकि उतनी बड़ी पावर नहीं थी जैसे आज है, लेकिन चाइना उभर रहा था। और बार बार जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की कई सारी पॉलिसीज हैं, जैसे एक वहां पर युद्ध हुआ था, मैं उसको लिख देता हूं, जिसको बॉक्सर रिबेलियन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। बॉक्सर, इसको एक आई हो ऐसे मतलब एक चाइनीज नेम भी है, उस नेम से भी जाना जाता है, बट मोर और लेस बॉक्सर रेबेलियन का दमन किया जाता है। और आपको पता है ओपीएम वार और ये सारी चीजें चलती रहती हैं, हालांकि वो बहुत पहले की इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन चाइना को भी कंटेन करने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा, ब्रिटेन या इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस के द्वारा। तो ये तीन एग्जांपल आप इसमें रखोगे, पैन एशियन फीलिंग्स। और चौथा एग्जांपल तो आप जोड़ ही सकते हो कि जो इंडिया की इंटेलिजेंसिया है, ठीक है, वो तो हर जगह की इंटेलिजेंसिया हो, तो लिखना बोलना, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पैन एशियन फीलिंग जो इमर्ज करके आती है, इसने काफी हेल्प किया जो इंडिया की और जो वर्ल्ड का एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सामने निकल कर आया, जिसमें सभी कॉलोनियल कंट्रीज ने अपने इंडिपेंडेंस की बात रखी और अपनी एक नई फॉरेन पॉलिसी की बात रखी। आप समझो, जब हम ये पैन एशियन फीलिंग के बारे में बात करते हैं, जब चाइना के ऊपर बॉक्सर रेबेलियन जो हमने देखा, बॉक्सर रेबेलियन होता है और भारत से ट्रूप भेजा जाता है, भारत के लोग सैनिक को, तो भारत के लोग गुस्सा हो जाते हैं कि चाइना तो मेरा पड़ोसी है, ठीक है, और कल को कोई बात होगी तो मैं भगा देंगे हम, तो हमारे उसके संबंध खराब होंगे, ठीक है। तो आप लड़ चाइना से रहे और कल को, जैसे आज भी चाइना के साथ जो हमारे इतने बॉर्डर इश्यूज हैं वो अंग्रेजों के दिए ही हुए हैं।
तो दिस इज द क्वेश्चन हमें समझने की वो आज भी बहुत बड़ा डिबेट होता है ना। हम लोग अभी इंडिया चाइना रिलेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा यंग हस्बैंड का और इन लोगों का पूरा काम आ जाता है, जो चाइनीज में मिशन जाते हैं 1914 और ये फिर 54 का, ये सब चीज हम लोग आगे देखेंगे। बट ये जो तीसरा आप सबसे पॉइंट निकल कर आता है, तीसरा ये है कि इंडिया का कॉन्शियसनेस, अभी इंडिया के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया का भी तो कॉन्शियसनेस देख लो, इंडिया भी तो अब जाग जाएगा। इंडिया का जो जागृति होगी, ठीक है, जिसको अभी इसमें भी कई सारे लोगों ने प्ले किया रोल, वो है इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया इज नॉट बेटर वर्ड, इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस इज अ गुड वर्ड, क्योंकि उस समय प्रेस का था। अब प्रेस में जो कॉलोनियल पावर है, कॉलोनियल पावर को खूब क्रिटिसाइज किया गया, उनकी पॉलिसीज को, ठीक है, खूब भरसक लिखा गया। और इंडिया का जो इंटेलिजेंसिया वर्ग है, ठीक है, इंटेलिजेंसिया है, चाहे वो दादा भाई साहब हो, दादा भाई नरोजी हो या बनर्जी हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन लोगों ने भरसक लिखा, खूब बोला। और जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमी की पॉलिसीज, ठीक है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स की बातें हैं, ठीक है, जो एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसीज हैं, वो अवेकनिंग करना शुरू किया कि भाई अगर तुम, अब इससे पहले हम लोग पहले पार्ट में देख चुके हैं कि कितने सारे एक्सपेडिशन भेजे जाते हैं भारत के द्वारा और सभी का विरोध किया जाता है। तो ऐसे में मैं हिंदू की, उस समय द हिंदू क्या लिखता है वो मैं पढ़ देता हूं। द हिंदू राइट्स ऑन 23 सितंबर 1889, 27 सितंबर, जैसे आज हम लोग एडिटोरियल के पीछे पड़े रहते हैं, why where foreign capital has been sunk in a country. The Hindu writes, and Bipin Chandra quotes, and I say, where foreign capital has been sunk in a country. जहां पर भी फॉरेन कैपिटल आता है, जैसे उस समय भारत में भी फॉरेन कैपिटल आया कि नहीं आया ब्रिटेन से, जहां पर भी फॉरेन कैपिटल आया, and then he says the administration of that country becomes once concern of the bond holders. उसके बाद इस देश का, जिस भी देश में, जैसे सपोज करो इंडिया है, यहां से फॉरेन कैपिटल आया FR, अगर यहां से FC फॉरेन कैपिटल आया तो इसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथों में चला जाएगा? बॉन्ड होल्डर्स के हाथों में चला जाएगा। ठीक है, अब ये फॉरेन कैपिटल में आपको पता है कि सारे बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, तो बॉन्ड होल्डर्स जैसी नीतियां बनाएंगे, और वो नीतियां कैसी होंगी? कैपिटलिस्ट नीतियां होंगी, जिसमें फायदा होगा। वो विदेशों में एक्सपेडिशन भेजेंगे और रिप्रेशन किसका होगा? इंडिया के लोगों का। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं जो इस दौरान होते हैं। अभी हम इसके बाद जो बात करेंगे वो एक्सटेंसिव 20th सेंचुरी में बात करेंगे। ठीक है, जब भारत में पूरा का पूरा स्वदेशी मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन, गांधी जी आ जाते हैं, होम रूल शुरू हो जाता है, और इसी दौरान वर्ल्ड वार भी आ जाता है। तो इंटरेस्टिंग कहानी हो जाती है इंटरनेशनल रिलेशन की या डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी की। तो वो हम बात करेंगे उसके बाद।